नमस्कार। किसी भी जीवंत लोकतंत्र की तरह भारत का संविधान भी आप जानते हैं कोई जड़ दस्तावेज नहीं है। ये एक विकसित होता जीव है। बिल्कुल। समय और समाज की बदलते जरूरतों के साथ इसे कदम मिलाना ही होता है। हाँ, जरूरी है। लेकिन ये बदलाव, ये संशोधन आखिर होते कैसे हैं? क्या ये प्रक्रिया ब्रिटेन की तरह बहुत लचीली है, जहां संसद काफी आसानी से बदलाव कर सकती है, या फिर अमेरिका की तरह थोड़ी कठोर, जहां संशोधन करना मतलब काफी मुश्किल माना जाता है? हाँ, वो भी एक मॉडल है। और दिलचस्प बात यह है कि भारत ने शायद बीच का रास्ता अपनाया है। हमारा संविधान न तो बहुत ज्यादा लचीला है, न ही बहुत कठोर। सही कहा आपने, एक संतुलन है। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण प्रक्रिया की थोड़ी गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन आखिर किया कैसे जाता है। जी। हमारा मुख्य ध्यान रहेगा संविधान के अनुच्छेद 368 पर। यही वो अनुच्छेद है जो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और उसकी प्रक्रिया दोनों बताता है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि ये विषय सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, ये तो है। क्योंकि ये भारत की जो शासन प्रणाली है, हमारा लोकतंत्र है, उसके मूल ढांचे को समझने में मदद करता है कि कैसे हमारा संविधान, जो देश का सर्वोच्च कानून है, वो समय के साथ खुद को प्रासंगिक बनाए रखता है। बिल्कुल। तो चलिए फिर परत दर परत इसे समझते हैं, है ना? हम जानेंगे कि संशोधन की जरूरत ही क्यों पड़ती है पहले तो। हाँ, बुनियाद से शुरू करते हैं। फिर अनुच्छेद 368 के तहत प्रक्रिया क्या है, कितने अलग अलग तरीकों से संशोधन हो सकता है, और आखिर में इस पूरी व्यवस्था की खूबियां क्या हैं और क्या कुछ आलोचनाएं भी हैं। जी, जरूर। तो सबसे पहला सवाल जो आपने कहा, बुनियादी सवाल, आखिर किसी संविधान को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्यों ना एक बार लिख दिया और बस हो गया? ये सवाल मन में आता है। देखिए, संविधान किसी देश के लिए एक तरह से रोड मैप है ना? लेकिन समाज, उसकी जरूरतें, वो तो स्थिर नहीं रहती ना। वो बदलती हैं, विकसित होती हैं, नई चुनौतियां आती हैं, लोगों की नई आकांक्षाएं होती हैं। सही बात है। तो अगर संविधान इन बदलावों के साथ कदम नहीं मिलाएगा, हाँ तो वो धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएगा। हाँ, वो डेटेड हो जाएगा। बिल्कुल। इसलिए संविधान में संशोधन की व्यवस्था एक तरह से उसे जीवंत, उसे रेलेवेंट बनाए रखने का तरीका है। और भारत ने इसके लिए अनुच्छेद 368 के तहत एक आप कह सकते हैं काफी विस्तृत प्रक्रिया दी है। अनुच्छेद 368, ये नंबर तो बार बार आता है। हाँ। लेकिन क्या ये अनुच्छेद संसद को बिल्कुल खुली छूट दे देता है? मतलब असीमित शक्ति है संविधान बदलने की? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक आम धारणा हो सकती है, पर ऐसा है नहीं। संविधान का भाग एक्स और उसमें ये अनुच्छेद 368, ये संसद को शक्ति तो देता है। हाँ। कि वो संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ सकती है, बदल सकती है या हटा भी सकती है। लेकिन, और ये लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। इस शक्ति पर एक बहुत महत्वपूर्ण सीमा है, जिसे कहते हैं मूल ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। हाँ, ये सुना है, बेसिक स्ट्रक्चर। ये सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसले में दिया गया था। और इसका सार ये है कि संसद संविधान के उन प्रावधानों को संशोधित नहीं कर सकती जो उसके मूल स्वरूप, उसकी मूल विशेषताओं का हिस्सा हैं। ये मूल ढांचा क्या है, ये अपने आप में एक अलग बड़ी चर्चा का विषय बन सकता है। हाँ बिल्कुल, उस पर फिर कभी बात कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फिलहाल प्रक्रिया पर लौटते हैं। अगर संसद को संविधान में कोई बदलाव करना है, तो ये होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप? ठीक है, तो अनुच्छेद 368 में इसकी प्रक्रिया काफी स्पष्ट रूप से बताई गई है। पहला कदम है पहल, इनिशिएटिव। पहल कौन कर सकता है? संशोधन का प्रस्ताव केवल संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, एक विधेयक यानी बिल के रूप में ही पेश किया जा सकता है। केवल संसद में, राज्य विधानमंडल नहीं? नहीं, राज्य विधानमंडलों को ये शक्ति नहीं दी गई है कि वे संविधान संशोधन की शुरुआत कर सकें। तो मतलब शक्ति का स्रोत पूरी तरह से संसद ही है इस मामले में? जी हाँ, संशोधन विधेयक पेश करने की पहल सिर्फ संसद सदस्य ही कर सकते हैं, चाहे वो सरकार के मंत्री हों या कोई गैर सरकारी सदस्य, जिन्हें प्राइवेट मेंबर कहते हैं। प्राइवेट मेंबर भी कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। और एक और बात, इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की भी जरूरत नहीं होती है। अच्छा, राष्ट्रपति की अनुमति नहीं चाहिए? जी नहीं, इस स्टेज पर नहीं। ठीक है, तो बिल पेश हो गया संसद के किसी सदन में, अब आगे क्या? अब आता है अगला और शायद सबसे महत्वपूर्ण चरण, वो है विधेयक का पारित होना। और इसे प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी से पारित होना अनिवार्य है। ये विशेष बहुमत, ये क्या चीज है? ये साधारण बहुमत से कैसे अलग है? अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है। हाँ, होता है।
इसको समझना जरूरी है। देखिए, विशेष बहुमत की 2 शर्तें हैं और दोनों का पूरा होना जरूरी है। 2 शर्तें क्या है वो? पहली शर्त, विधेयक को सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत का समर्थन मिलना चाहिए, मतलब 50% से अधिक सदस्य। सदन की कुल संख्या का ध्यान रखिएगा। कुल संख्या का, ठीक है। और दूसरी शर्त, विधेयक को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना होगा। उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3? जी, कुल सदस्य संख्या का मतलब सदन की जो तय संख्या है वो पूरी, भले ही कुछ सीटें खाली हों या कुछ सदस्य उस दिन एब्सेंट हों। ये साधारण बहुमत से अलग है, जहां सिर्फ उपस्थित और मतदान करने वालों का 50% से अधिक देखा जाता है। समझ गई। यानी दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, कुल सदस्यों का भी बहुमत और वोट करने वालों का 2/3 बहुमत। बिल्कुल। तो ये प्रक्रिया तो काफी मजबूत है, मतलब आसानी से संशोधन नहीं हो सकता। हाँ, मजबूत तो है ही, और इसका इरादा भी यही था कि संविधान में हल्के फुल्के ढंग से बदलाव ना हो। ठीक है, फिर अगला कदम क्या है? इसके बाद चौथा बिंदु है कि दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा को ये विधेयक अलग अलग पारित करना होता है, अपनी अपनी जगह पर, इसी विशेष बहुमत से। अलग अलग? जी। और अगर मान लीजिए दोनों सदनों के बीच किसी संशोधन प्रस्ताव पर असहमति हो जाती है, तो साधारण विधेयकों की तरह यहाँ दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सिटिंग बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। ओह, जॉइंट सिटिंग नहीं है। मतलब अगर राज्यसभा सहमत नहीं है तो लोकसभा में पास होने के बाद भी बिल अटक सकता है? हाँ, बिल्कुल अटक सकता है। ऐसी स्थिति में वो विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा, पास नहीं माना जाएगा। ये तो राज्यसभा को एक महत्वपूर्ण वीटो पावर देता है एक तरह से। हाँ, आप कह सकते हैं, ये संघीय संतुलन के नजरिए से भी देखा जाता है। अच्छा, और क्या राज्यों की भी कोई भूमिका है इस प्रक्रिया में, या सिर्फ संसद ही सब कुछ तय करती है? नहीं, कुछ खास मामलों में राज्यों की भूमिका भी है, और यह है 5वां चरण। अच्छा, किन मामलों में? यदि विधेयक संविधान के उन प्रावधानों में संशोधन करना चाहता है जो संघीय ढांचा यानी फेडरल स्ट्रक्चर से संबंधित है। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब ऐसे मामले जो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों या संबंधों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, केंद्र और राज्यों की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जुड़े प्रावधान, विधायी शक्तियों का बंटवारा जैसे 7वीं अनुसूची की सूचियां, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, और यहां तक कि खुद अनुच्छेद 368 यानी संशोधन की प्रक्रिया। अच्छा, तो इन सब मामलों में क्या होता है? इन मामलों में विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होने के अलावा कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा भी साधारण बहुमत से अनुसमर्थित यानी रेटिफाई होना जरूरी है। आधे राज्यों की सहमति, और वो भी साधारण बहुमत से? अच्छा, तो सिर्फ आधे राज्यों की सहमति चाहिए, सबके नहीं? हाँ, कम से कम आधे। जैसे ही आधे राज्यों की सहमति मिल जाती है, ये शर्त पूरी हो जाती है। बाकी राज्य क्या करते हैं या नहीं करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। और क्या राज्यों के लिए कोई टाइम लिमिट है कि उन्हें कब तक सहमति देनी है? नहीं, संविधान में राज्यों को सहमति देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। ये दिलचस्प है। तो प्रक्रिया के अंतिम चरण क्या है फिर? बिल पास हो गया, राज्यों की सहमति अगर जरूरी थी मिल गई, अब वो विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है। और यहाँ राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? यहाँ एक और खास बात है, राष्ट्रपति को इस पर अपनी सहमति देनी ही होती है, ये अनिवार्य है। देनी ही होती है मतलब वो रोक नहीं सकते या पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते? नहीं, न तो वो अपनी सहमति रोक सकते हैं, न ही विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। ये प्रावधान बाद में एक संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था ताकि कोई गतिरोध न हो। अच्छा, यानी संविधान संशोधन विधेयकों के मामले में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो पावर नहीं है? सही कहा, और राष्ट्रपति की सहमति मिलते ही वो विधेयक एक अधिनियम बन जाता है, संविधान संशोधन अधिनियम, और संविधान उसके प्रावधानों के अनुसार संशोधित मान लिया जाता है। तो ये है संक्षेप में पूरी प्रक्रिया। ये प्रक्रिया तो काफी विस्तृत और कह सकते हैं कई चरणों वाली है। लेकिन जैसा कि हम शुरू में बात कर रहे थे, क्या सभी तरह के संशोधन इसी मतलब विशेष बहुमत वाली प्रक्रिया से होते हैं, या इसमें भी कुछ प्रकार है? आपने कहा था कि कुछ संशोधन शायद आसानी से हो जाते हैं। आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर आया है, यहीं पर बात और दिलचस्प हो जाती है। देखिए, अनुच्छेद 368 खुद 2 तरह के संशोधनों की बात करता है। पहला, जो संसद के विशेष बहुमत से होते हैं, हाँ, और दूसरा, जिनके लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी चाहिए। हाँ, ये हमने अभी समझा। लेकिन इनके अलावा भी संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें संसद साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी से ही बदल सकती है। साधारण बहुमत से, जैसे सामान्य कानून पास होते हैं? हाँ, बिल्कुल वैसा ही। मतलब
सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक। तो इसका मतलब कुल मिलाकर 3 तरीके हो गए संविधान बदलने के। हाँ, व्यावहारिक रूप से देखें तो 3 तरीके हैं, लेकिन यहाँ एक तकनीकी पर महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है। वो क्या? जो संशोधन साधारण बहुमत से होते हैं उन्हें अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के लिए संविधान का संशोधन नहीं माना जाता, वो उसके दायरे से बाहर रखे गए हैं। अच्छा, तो तकनीकी रूप से अनुच्छेद 368 में 2 ही प्रक्रियाएं हैं, पर संविधान बदलने के तरीके 3 हैं। बिल्कुल सही। तो पहला तरीका हुआ संसद के साधारण बहुमत द्वारा, ये अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर हैं। इनमें कौन कौन से मामले आते हैं, ये जानना जरूरी है। हाँ, इनमें ज्यादातर वो विषय आते हैं जो आप कह सकती हैं प्रशासनिक प्रकृति के हैं, या प्रक्रियात्मक हैं, या क्षेत्रीय समायोजन से जुड़े हैं, जो संविधान के मूल दर्शन को बहुत गहराई से शायद प्रभावित नहीं करते। जैसे कि कुछ उदाहरण? हाँ, कई महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें, जैसे नए राज्यों का गठन करना, या मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में बदलाव करना। अच्छा। राज्यों में विधान परिषदों का बनाना या खत्म करना, नागरिकता से जुड़े नियम बनाना या बदलना, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, संसद में प्रक्रिया के नियम, गणपूर्ति यानी कोरम, सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना, राजभाषा का प्रयोग, और 5वीं और 6वीं अनुसूची जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित हैं, ये कुछ मुख्य उदाहरण हैं। लिस्ट तो खैर काफी लंबी है। तो ये वो बदलाव हैं जिनके लिए प्रक्रिया थोड़ी आसान रखी गई है, शायद इसलिए ताकि प्रशासनिक जरूरतें आसानी से पूरी हो सकें। हाँ, काफी हद तक यही सोच लगती है इसके पीछे। ठीक है, और दूसरा तरीका? प्रावधान इसी तरीके से संशोधित होते हैं। जैसे कौन से अहम प्रावधान? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ओह, फंडामेंटल राइट्स भी बदले जा सकते हैं? हाँ, इस प्रक्रिया के तहत बदले जा सकते हैं, बशर्ते वो मूल ढांचे का उल्लंघन ना करें। ठीक है, और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और वो सभी प्रावधान जो पहली श्रेणी साधारण बहुमत और तीसरी श्रेणी विशेष बहुमत प्लस राज्य में नहीं आते, वो सब इसी दूसरी श्रेणी में आते हैं। यानी संविधान के जो कोर हिस्से हैं, जैसे नागरिकों के मूल अधिकार, उनको बदलने के लिए ये कड़ी प्रक्रिया विशेष बहुमत वाली अपनानी होगी। बिल्कुल, ये एक तरह का सेफ गार्ड है। और तीसरा तरीका? और तीसरा तरीका है संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति। हाँ, ये संघीय ढांचे वाले प्रावधानों के लिए। जी, ये उन प्रावधानों के लिए है जो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को, यानी केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करते हैं। हमने इसके उदाहरण पहले ही देखे थे, राष्ट्रपति चुनाव, न्यायपालिका की शक्तियां, विधायी शक्तियों का बंटवारा, हाल ही में बनी जीएसटी काउंसिल, और खुद अनुच्छेद 368 भी। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि खुद अनुच्छेद 368 यानी संशोधन की प्रक्रिया को बदलने के लिए भी राज्यों की सहमति चाहिए। हाँ, ये एक तरह का डबल लॉक हो गया। सही कहा आपने। ये संघीय संतुलन बनाए रखने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है। ये सुनिश्चित करता है कि केंद्र अकेले ही राज्यों की सहमति के बिना संशोधन प्रक्रिया को आसान या मुश्किल न बना सके। तो ये 3 अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत प्लस राज्यों की सहमति। अब अगर इस पूरी व्यवस्था को देखें तो क्या ये पूरी तरह से परफेक्ट है? क्या इसकी कोई आलोचना भी होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। देखिए, कोई भी मानव निर्मित व्यवस्था परफेक्ट तो नहीं होती, और भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया की भी कुछ आधारों पर आलोचना की जाती है। क्या है वो मुख्य आलोचनाएं? क्या कमियां गिनाते हैं आलोचक? पहली आलोचना तो ये की जाती है कि भारत में संविधान संशोधन के लिए कोई अलग से विशेष निकाय नहीं है, जैसे अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का प्रावधान है। अच्छा। यहाँ संशोधन की शक्ति मुख्य रूप से संसद में ही केंद्रित है। कुछ मामलों में राज्य विधानमंडलों की भूमिका है, पर मुख्य कर्ता-धर्ता संसद ही है। दूसरी आलोचना? दूसरी बात, संशोधन शुरू करने की शक्ति वो लगभग पूरी तरह से संसद के पास ही है। राज्य विधानमंडल सिर्फ एक अपवाद को छोड़कर संशोधन की पहल नहीं कर सकते। वो कौन सा अपवाद? वो है राज्यों में विधान परिषद बनाने या हटाने का प्रस्ताव भेजना। लेकिन उस मामले में भी संसद बाध्य नहीं है कि वो प्रस्ताव माने ही, वो उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है या कुछ भी ना करें। अगर अमेरिका से तुलना करें तो ये काफी अलग है। सुना है वहाँ राज्य भी संशोधन प्रक्रिया शुरू करवा सकते हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ा अंतर है। वहाँ राज्यों की भूमिका पहल करने में भी है। तीसरी आलोचना क्या है? तीसरी आलोचना ये है कि संविधान के एक बड़े हिस्से को संसद अकेले ही बदल सकती है, या तो विशेष बहुमत से या साधारण बहुमत से। केवल कुछ संघीय मामलों में ही राज्यों की सहमति आवश्यक है, और वो भी सिर्फ आधे राज्यों की। जबकि अमेरिका जैसे देशों में 3/4 राज्यों की जरूरत पड़ती है। तो आलोचक कहते हैं कि ये राज्यों की भूमिका को सीमित करता है। ये बात तो है, आधे और 3/4 में काफी फर्क है। और क्या कमियां बताई जाती हैं? चौथी आलोचना समय सीमा को लेकर है। हमने बात की थी कि राज्यों को सहमति देने के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। हाँ। संविधान ये नहीं बताता कि राज्यों को संशोधन विधेयक पर कितने समय में अपनी राय देनी है।
और ये भी स्पष्ट नहीं है कि क्या कोई राज्य अपनी दी हुई सहमति बाद में वापस ले सकता है या नहीं। इस पर चुप्पी है। अच्छा, ये भी एक अस्पष्टता है। जी। 5वां, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, संशोधन विधेयक पर अगर दोनों सदनों में गतिरोध हो जाए तो संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। साधारण बिल के लिए है, पर इसके लिए नहीं। इससे कभी कभी जरूरी संशोधन भी अटक सकते हैं अगर एक सदन सहमत ना हो। 6ठी आलोचना यह है कि आलोचक कहते हैं कि संशोधन प्रक्रिया काफी हद तक सामान्य कानून बनाने की प्रक्रिया जैसी ही है, सिवाय विशेष बहुमत की शर्त के कोई बहुत विशिष्ट या जटिल प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। मतलब इसे और ज्यादा सेरेमोनियल या अलग होना चाहिए था। शायद कुछ आलोचकों का यही मानना है। और अंत में 7वीं आलोचना यह है कि प्रक्रिया से जुड़े जो प्रावधान हैं संविधान में, वो थोड़े संक्षिप्त हैं, उनमें बहुत विस्तार नहीं है। अच्छा। इस वजह से कई बार व्याख्या को लेकर, इंटरप्रिटेशन को लेकर अस्पष्टता रहती है और मामले फिर न्यायपालिका के पास जाते हैं। समझ गई। तो ये तो हुई आलोचनाएं, काफी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इन आलोचनाओं के बावजूद क्या हम ये कह सकते हैं कि ये प्रणाली व्यवहारिक रूप से प्रभावी नहीं रही है? मतलब क्या ये कमियां सिर्फ सिद्धांत में ज्यादा दिखती हैं या वास्तव में इन्होंने हमारे संविधान के विकास में बड़ी बाधाएं खड़ी की हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। देखिए, आलोचनाओं के अपनी जगह होने के बावजूद ये मानना पड़ेगा कि कुल मिलाकर ये प्रक्रिया काफी सफल रही है। सफल रही है कैसे? हाँ, ये प्रक्रिया सरल और अपेक्षाकृत आसान साबित हुई है और इसी वजह से हमारा संविधान बदलती जरूरतों और परिस्थितियों के साथ कदम ताल कर सका है। 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, जो दिखाता है कि ये प्रक्रिया काम करती है। तो इसके सकारात्मक पहलू क्या हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? सबसे बड़ा सकारात्मक पहलू है इसका संतुलन। जैसा कि केसी वेयर जैसे एक प्रमुख विचारक ने कहा था, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया न तो इतनी लचीली है कि सत्ताधारी दल इसे अपनी मर्जी से जब चाहे बदल दे, हाँ, और न ही इतनी कठोर है कि जरूरत पड़ने पर भी बदलाव संभव ना हो पाए। ये लचीलेपन और कठोरता का एक बहुत अच्छा मिश्रण है। ये सिंथेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिजिडिटी वाली बात। बिल्कुल। संविधान सभा में भी इस पर काफी बहस हुई थी। पंडित नेहरू ने तब कहा था कि संविधान को स्थायी बनाने की इच्छा तो होती है, लेकिन उसमें लचीलापन होना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि किसी भी संविधान में स्थायी कुछ भी नहीं होता। ज्यादा कठोरता राष्ट्र के विकास को रोक सकती है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी संविधान सभा में कहा था कि हमने जानबूझकर संशोधन प्रक्रिया को अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की तरह अत्यधिक कठिन नहीं बनाया है। हमने एक सरल प्रक्रिया प्रदान करने की कोशिश की है ताकि भविष्य की पीढ़ियां इससे अपनी जरूरतों के अनुसार ढाल सकें। यानी हमारे संविधान निर्माता खुद चाहते थे कि एक जीवंत दस्तावेज रहे, समय के साथ बदले। बिल्कुल, उनकी दूरदर्शिता थी ये। और एक और बात जिसकी अक्सर प्रशंसा की जाती है, वो है संशोधन प्रक्रियाओं की विविधता। हाँ, वो 3 अलग-अलग तरीके। जी, अलग अलग तरह के प्रावधानों के लिए अलग अलग स्तर की कठोरता अपनाई गई है। कुछ विचारकों ने इसे बुद्धिमानीपूर्ण कहा है, तो किसी ने कहा है कि ये कुशलतापूर्वक कल्पित है। ये दिखाता है कि कितनी सोच समझकर ये व्यवस्था बनाई गई थी। तो अगर आज की इस पूरी विस्तृत चर्चा का हम सार निकालें, तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया एक अनूठी व्यवस्था है। हाँ, यकीनन। इसमें साधारण बहुमत भी है, विशेष बहुमत भी है, और विशेष बहुमत के साथ राज्यों की सहमति का प्रावधान भी है। ये अलग अलग स्तर, ये स्थिरता और अनुकूलनशीलता के बीच एक जरूरी संतुलन बनाते हैं। बिल्कुल सही। और शायद भारत जैसे विशाल और इतने विविधतापूर्ण देश के लिए ये मिला-जुला मॉडल ही सबसे उपयुक्त है। ना बहुत आसान, ना बहुत मुश्किल। मैं सहमत हूँ। ये संतुलन ही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, सिविल सेवा के उम्मीदवारों के लिए इन बारीकियों को, इन नुएंसेस को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाँ, क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ये न केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है, बल्कि ये हमारे शासन की जो नींव है, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे काम करती है, उसकी एक गहरी समझ भी विकसित करता है। ये दिखाता है कि कैसे नियमों का एक समूह, यानी हमारा संविधान, समय के साथ खुद को प्रासंगिक बनाए रख सकता है। सही कहा। तो ये थी हमारी आज की चर्चा संविधान संशोधन प्रक्रिया पर। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। हमने देखा कि संशोधन प्रक्रिया में संसद की शक्ति और कुछ मामलों में राज्यों की सहमति के बीच एक संतुलन साधने की कोशिश की गई है। आज के बदलते परिदृश्य में, जहां हम अक्सर केंद्र और राज्यों के संबंधों पर, फेडरलिज्म पर बहसें सुनते हैं, ये संवैधानिक संतुलन कितना प्रभावी है और ये समकालीन भारत में संघवाद के जो विकसित होते स्वरूप हैं, उनको कैसे दर्शाता है या शायद कैसे प्रभावित कर सकता है, ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल, ये एक प्रासंगिक सवाल है जिस पर मनन किया जा सकता है।